friends, welcome to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, or good night, whatever the time you are watching this video. This is my first video on my YouTube channel, and I have started this channel to support the humanities stream student who always find it very hard to find quality resources on YouTube and on many other apps. So it is an initiative to help you all. I hope that you will find this video informative, and my friends, I will be covering in English medium and Hindi medium also the entire syllabus of class 12th and 11th. So let's begin our first chapter of the book Fundamentals of Human Geography of class 12th, Human Geography, Nature and Scope. So let's start. In class 11th we have already studied about the physical geography, right? 11th class में physical geography हम पढ़ चुके हैं, and in this year in class 12th entire syllabus जो है we will be covering human geography only. So अब हम मेनली हमारा फोकस रहने वाला है दोनों बुक्स का, ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक बहुत ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी है, एंड ज्योग्राफी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्रॉड और बहुत ही वास्ट है ज्योग्राफी की फील्ड ऑफ स्टडी. और ज्योग्राफी एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है. हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये है कि ये बहुत सारे अदर सोशल साइंसेस और अदर सब्जेक्ट्स से भी रिलेटेड है. और अब हम स्टार्ट करते हैं. Geography as a field of study is integrative, empirical and practical. This line is actually very important. What does it means that geography is integrative, empirical and practical? In Hindi, भूगोल एक ऐसा विषय है जो संकलनात्मक है, जो व्यवहारिक है और जो अनुभविक है. तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटिव या संकलनात्मक का मतलब ये है कि ज्योग्राफी में हम डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन और डाटा का यूज़ करते हैं. एम्पायरिकल और प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि यहाँ जो डाटा ज्योग्राफी में डाटा कलेक्शन के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ किया जाता है, और ज्योग्राफी जो है प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेम्परेचर की, वेदर की, सो दे ऑल आर रिलेटेड विद प्रैक्टिकल लाइफ. तो इसीलिए ज्योग्राफी की रीच एक्सटेंसिव है. ज्योग्राफी हर फील्ड ऑफ एजुकेशन, हर फील्ड ऑफ स्टडी में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, और चाहे वो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी हो, या फिर कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी हो सोशल साइंसेस के अंदर. अब नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इस entire chapter में we will be discussing of the basics of human geography, which is very important. As the scholars of geography, you must be aware of the basics first. Okay, so human geography. The definition of human geography is written here. The relationship between physical, natural and the human worlds, the spatial distributions of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world. So what does it mean in simple words? ये तो हमने बुक से रीड कर लिया, बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब है कि फिज़िकल, नेचुरल या फिज़िकल कह लें या नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसके और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी की स्टडी को हम करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर. हम पढ़ते हैं कि वेरियस फिनोमेना जो है, जो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे इतने सारे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतनी सारी जो ह्यूमन फिनोमेनास क्रिएट किए हैं, वो कैसे क्रिएट हुए. हम सोशल और इकोनॉमिक कल्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है. हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस की स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर. अब व्हेन वी कम टू ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं? अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है. अर्थ जो है वो कोई अलग सी चीज़ नहीं है. अर्थ ह्यूमन बींग्स का होम है या लिविंग बींग्स का होम है और एक घर है, ठीक है. इस तरह से हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. तो ज्योग्राफी में मीन्स इस लाइन से मतलब क्या है कि मतलब ज्योग्राफी में ह्यूमन बींग्स और नेचर इनसेपरेबल है. क्योंकि अगर हम माने भी या अगर हम चाहें भी ज्योग्राफी और ह्यूमन बींग्स को सेपरेट करना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ज्योग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ, और स्टडी ऑफ अर्थ हम बिना ह्यूमन बींग्स के नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन बींग्स अर्थ पर रहते हैं. ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़, सारी क्रियाएं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं
वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। और अल्टीमेटली अगर हम ह्यूमंस को अलग करना चाहें तो ह्यूमन बींग्स की जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, खाना पीना, बेसिक लिविंग फंक्शंस भी इन्वायरमेंट की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। सो ज्योग्राफी में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, मतलब कि ज्योग्राफी में भी अब व्यूज़ लोगों के डिवाइड होने लगे। तो लोगों ने सोचा कि मतलब जोग्राफर्स ने जो सोचा कि ज्योग्राफी सिर्फ लॉ मेकिंग होनी चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। अब लॉ मेकिंग का मतलब है क्या हम सिंपली रूल्स बना दें कि हवाएं ऐसे चलती हैं, हॉटर से कूलर की तरफ मूवमेंट कैसे होता है, या फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ओशन वाटर्स का कैसे मूवमेंट होता है। क्या हम सिर्फ ये लॉज बना के छोड़ दें या फिर हम डिस्क्रिप्शन भी दें प्लेसेस का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में दोनों चीज़ें भी हैं। हम फिजिकल लॉज भी पढ़ते हैं कि एयर के मूवमेंट के रिगार्डिंग हो गए या वाटर की मूवमेंट के रिगार्डिंग हम फिजिकल लॉज भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम चीज़ों का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ के डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड अदर थिंग्स कैसी हैं। और ज्योग्राफी में फिर एक और मैटर है डिफरेंस का, वो है कि ज्योग्राफी पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, रीजनल और सिस्टमैटिक। रीजनल अप्रोच मतलब कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू रीजन्स और देन हम उसकी स्टडी करेंगे सारे रीजन्स के अलग अलग। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है कि पूरे वर्ल्ड को एज अ होल लेके हम स्टडी करेंगे। ओके, सो दीज इश्यूज have been for the intellect these issues require intellectual exercise, but finally you will appreciate that dichotomy between physical and human is not very valid। मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट को सेपरेट करना, अलग रखना, इट इज़ नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ह्यूमंस एंड नेचर आर इनसेपरेबल। हेयर इट इज़ जस्ट फॉर रीडिंग दैट वी ऑफन टॉक ऑफ फेस ऑफ द अर्थ, हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर। तो हम ह्यूमन बींग्स के जो करेक्टर्स हैं वो अर्थ के लिए भी यूज़ करते हैं या फिजिकल नेचर के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए 3 डेफिनेशंस दी गई हैं। राइटसल के द्वारा दी गई है, एक एलन सी सेम्पल ने दी है और एक पॉल वाइडल डेला ब्लैस ने दी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। मतलब कि जो मानव भूगोल है ये एक संश्लेषण की स्टडी है ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ सरफेस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो मतलब क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली स्टडी करने हैं ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ जुड़ी हैं अर्थ से और अर्थ किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। एलन सी सेम्पल ने जो डेफिनेशन दी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो इट इज़ अ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। वी आर कॉलिंग मैन अनरेस्टिंग बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉन्टिन्यूस चलती हैं, अर्थ भी अनस्टेबल है बिकॉज अर्थ के भी नेचुरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉन स्टॉप होती रहती हैं। अर्थक्वेक्स, डिजास्टर्स, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, ये सब होता है। तो दैट्स वाई अर्थ को भी अनस्टेबल बोला है। और इस रिलेशनशिप में जो कीवर्ड है दैट इज़ डायनामिज्म। और डायनामिज्म का मतलब होता है दैट नथिंग इज़ फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलाव आता रहता है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन पॉल वाइडल डेला ब्लास की है, दैट इज conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing the earth and of the relations between the living beings which inhabit it। तो इसमें बेसिकली जो कीवर्ड है that it offers a new conceptions of interrelationships between the earth and the human beings। मीन्स क्या है कि फिजिकल लॉज जो हमारे अर्थ को गवर्न करती है और ह्यूमन बींग्स की बीच में जो रिलेशनशिप है ये सब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन को तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इट स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप्स, इट स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप। तो अब इंटर रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए देखो क्या, उससे क्या मतलब है कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना या जो ज्योग्राफी है उसमें हम बहुत सारी अलग अलग सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका भी डाटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या ये उससे भी रिलेटेड है, वो अभी हम आगे पूरा स्टडी करेंगे कि कैसे ये अदर सोशल साइंसेस से रिलेटेड है। अब द अनदर टॉपिक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स जब भी देखो इंटरेक्शन करते हैं नेचर के साथ तो वो डिपेंड करता है उनके
ब्रेन पर, मतलब उनके मेंटल लेवल पर, उनकी डेवलप टेक्नोलॉजी पर और उनके टूल्स पर। ठीक है। अब एक टाइम था, प्रिमिटिव टाइम, जब प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स था जिसे हम आदि मानव कहते हैं, जब वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता था तो वो क्या था कि नेचर से डरता था। वो अपनी सारी चीज़ों के लिए नेचर पर डिपेंडेंट था, टोटली डिपेंडेंट, फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर एवरीथिंग, फॉर क्लोथ्स, सब चीज़ों के लिए। उस समय मशीन्स टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब मानव पूरी तरह प्रकृति पर आश्रित था, पूरी तरह अपनी हर ज़रूरत के लिए, हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। ओके। सो अब एक और इसमें से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो दिखाता है कल्चरल की सोसाइटी का कल्चर कितना डेवलप है। अब एक और चीज़ देखो, ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो तभी डेवलप कर पाए जब उन्होंने नेचुरल लॉस को समझा। फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब रबिंग से हमें पता है, रबिंग रबिंग जब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, उससे ही फायर का इन्वेंशन हुआ। एरोडायनेमिक्स के लॉ को समझकर एयरप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ। जब डीएनए के सीक्रेट्स को स्टडी करा गया, उसके बाद ही डिजीज़ को कंकेयर करने के लिए वैक्सीन्स एंड ऑल बनाए गए। जैसे कि जो भी वायरसेस हैं या जो भी बैक्टीरिया से जो भी डिजीज़ होती थी, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके उनको किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन और वैक्सीन्स बनाई गई। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर करके अब ह्यूमन बींग्स ने नेचर को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है, या फिर काफ़ी नेचर को इम्पैक्ट करा है। अब इसके बाद में ये दो स्टोरीज़ हैं जिन्हें पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में इनको कवर करूँगी। इट इज़ फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो इसमें बेंदा नाम का व्यक्ति है जिसकी कहानी है, जो कि एक विलेज में रहता है। ये प्रिमिटिव टाइप के लोग हैं, ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, और ये लोग फॉरेस्ट से हंटिंग गैदरिंग करके अपना सारा गुजारा चलाते हैं। इन लोगों के पास कोई मॉडर्न टेक्निक और कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं दूसरी स्टोरी है एक दूसरे पर्सन की, जिसका नाम करी है, जो कि एक मॉडर्न इंडस्ट्री में काम करता है, एक मॉडर्न कंपनी में जो काम करता है। वो वहाँ विंटर है बट फिर भी वहाँ पर आर्टिफिशियल हीटिंग का यूज़ करके टेम्परेचर को 23 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा करी के पास अपने एंटरटेनमेंट के लिए, रिजुविनेशन के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, और करी के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ और सब चीज़ें इतनी अच्छी है कि करी अपनी एज से यंगर लगता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखा कि किस तरह से नेचर इम्पैक्ट करता है ह्यूमंस को, और किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद ह्यूमन बींग्स ने नेचर को ह्यूमनाइज किया है। अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉसिबिलिज्म का। ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। मतलब कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर करके, मेंटल थिंकिंग को डेवलप करके ह्यूमन बींग्स ने हर जगह अपने इम्प्रिंट्स क्रिएट करें। जैसे हिल्स में रिजॉर्ट्स बनाए, बीचेस में हॉलीडे रिजॉर्ट्स, हॉलीडे रेस्टोरेंट्स बनाए। उसके अलावा रोड्स कंस्ट्रक्ट किए, ट्रांसपोर्टेशन का इन्वेंशन किया, होम मतलब घर बनाए, हाउसेस बनाए, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज क्रिएट करें। तो ये सभी चीज़ें इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में क्या होता है, नेचर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे नेचर ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, और ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ करके क्या करते हैं कि नेचर को ह्यूमनाइज करते हैं, उसका बेस्ट यूज़ निकाल कर उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, और नेचर को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। नेचर को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल। एंड अनदर अप्रोच इज द अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टाइलर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडल पाथ। अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब निश्चयवाद और पॉसिबिलिज्म के बीच का एक मिडल पाथ है जिसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप को डिटर्मिनिज्म। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो अप्रोच है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पॉइंट आउट करता है, कि मतलब हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि ह्यूमन बींग्स नेचर को ओबे करते रहें, ऐसा ना हो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, उसको ओवर यूज़ करें जिससे कि वो ख़त्म हो जाए और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज आ जाए। तो ये जो अप्रोच है या ये जो कॉन्सेप्ट है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, बट पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट बिना इन्वायरमेंट को डैमेज करते हुए भी करा जा सकता है। ठीक है, ये जो फ्री रन एक समय पे कंट्रीज़ ने अपनाया, जिसमें पॉल्यूशन पे और अदर जो वेस्टेज है या ओवर यूज़ पर कोई कंट्रोल नहीं रखा गया, उसी की वजह से एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम सब ने फेस करा और हम सब फेस कर रहे हैं। पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये इसी का रिजल्ट है। और इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया है। ट्रैफिक लाइट, जैसे हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं, उसमें 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो रेड का मीन्स होता है स्टॉप। एम्बर लाइट रेड और ग्रीन के बीच में गैप प्रोवाइड करती है। और ग्रीन लाइट्स का मतलब क्या होता है? ग्रीन लाइट्स का मतलब होता है गो, और एम्बर लाइट्स का मतलब होता है कि गेट सेट, मतलब कि रेडी हो जाओ, अब लाइट ग्रीन होने वाली है। ओके, सो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट। अब ह्यूमन जोग्राफी डेवलप कैसे हुई, उससे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 3 स्कूल्स। तो ये 3 स्कूल्स हैं ह्यूमन जोग्राफी के: वेलफेयर स्कूल, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली क्या करते हैं कि ह्यूमन बींग्स की सोशल वेलबींग के, मतलब कि सोशल, सामाजिक रूप से ह्यूमन बींग्स ठीक हो। ठीक है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। लोगों के पास हेल्थ हो, ठीक है, लोग हेल्दी हो, लोग एजुकेटेड हो ताकि सोसाइटी अच्छी बने, लोगों के पास घर हो, ठीक है, प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब चीज़ें हो, तो सोसाइटी वे सोसाइटी मतलब हेल्दी रहेगी, एक हेल्दी सोसाइटी बन पाएगी। तो बेसिकली इन्हीं एस्पेक्ट को, इन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं वेलफेयर स्कूल में। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में मार्क्स ये एक मार्क्स की थ्योरी को यूज़ करके पॉवर्टी, डिप्रीवेशन और सोशल इनइक्वालिटी के बेसिक कॉज को स्टडी करा जाता है। अब देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी की जब स्टडी कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की पॉवर्टी, डिप्रीवेशन और सोशल इनइक्वालिटीज़, मतलब ये जो सामाजिक भेदभाव इतना है सोसाइटी में, उसके कॉजेज़ की स्टडी की जाती है कि उसका रीज़न क्या है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, इसमें लोगों के आचार व्यवहार, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। मतलब कि लोगों के अलग अलग सोशल कैटेगरीज के अपने अपने क्या परसेप्शंस हैं या अपनी अपनी क्या सोच है, ठीक है, जो मतलब उनके धर्म के, उनकी एथनिसिटी और उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हो सकती है। जैसे कि अलग अलग रिलीजन्स में अर्थ का जो ओरिजिन है वो अलग अलग तरह से मानते हैं। कुछ कुछ रिलीजन्स में लोग मानते हैं कि अर्थ जो है वो गॉड ने पकड़ा हुआ है, गॉड, वो गॉड मतलब गॉड के हैंड में है। इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग परसेप्शंस, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग सोशल कैटेगरीज के द्वारा माने जाते हैं। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में हम लिविंग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं कि क्या लोगों के सोलर सिस्टम के बारे में या अर्थ के बारे में या फिर मतलब सभी चीज़ों के बारे में क्या थॉट्स हैं, ठीक है, लिविंग एक्सपीरियंसेस, लोगों के परसेप्शंस क्या क्या हैं। अब नाउ वी आर स्टडिंग थ्रू दिस टेबल कि ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे फर्स्ट स्टेज थी अर्ली कॉलोनियल पीरियड। एक टाइम पर तो ना लोगों को ये भी नहीं पता था कि अमेरिका और यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। या हम देखते हैं कि इंडिया की खोज की थी किसने, वास्को डी गामा ने। तो मतलब इंडिया क्या था नहीं, या इंडिया को उसने कहीं से लाया नहीं, बट इंडिया पता नहीं था कि कहाँ पर है। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में जो बेसिक अप्रोच था वो था एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, मतलब कि नेविगेशन यूज़ कर करके क्या करा कि अर्थ को एक्सप्लोर करा कि लैंड कहाँ कहाँ पर है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। हालांकि उनका मेन जो इंटरेस्ट था वो क्या था, इम्पीरियलिज्म, अपने राज्य, अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करना था उनका मेन मोटिव, ठीक है। इसीलिए उन्होंने डिस्कवरीज की, इसीलिए उन्होंने समुद्री यात्राएं की, जिसमें बहुत रिस्क रहता था उनकी लाइफ को और सब चीज़ों को। लेट कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस किया, मेन अप्रोच थी रीजनल एनालिसिस। तो इसमें क्या करा गया, एक रीजन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया गया। जैसे हमने देखा कि जब इंडिया में अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, तो उन्होंने क्या करा कि अलग अलग जगहों का सर्वे किया, ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पर वो किस चीज़ को करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मेन पर्पस था रीजनल एनालिसिस का। 1930s में एरियल डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि हमने फिर क्या स्टडी करा, अब रीजन्स की स्टडी हो गई, तो अब हमने क्या करा कि ये स्टडी की कि ये रीजन दूसरे रीजन के से कैसे अलग है, मतलब इस रीजन की यूनिकनेस क्या है। फिर 1950s और 60s में क्या हुआ, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कंप्यूटर्स का और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करके फिज़िक्स के लॉज को सबको अप्लाई करके उसके बाद
मतलब जोग्राफी का स्टडी किया, ठीक है, ह्यूमन फिनोमिना को तब एनालाइज किया, ठीक है। और ये फेज़ को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। 1970s में अ, 3 स्कूल्स इमर्ज हुए जिनके बारे में हमने अभी स्टडी करा, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल, बिहेवियरल स्कूल्स। इनके अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के। फिर उसके बाद में 1990 से अभी तक जो अप्रोच है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। अब हम क्या करते हैं, मॉडर्न थ्योरीज, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके और मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ का यूज़ करके ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी करते हैं। अब लास्ट और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, वो ये है कि ह्यूमन जोग्राफी एंड इट्स सिस्टर डिसिप्लिन्स। तो ह्यूमन जोग्राफी क्या है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, इट इज़ रिलेटेड विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन जोग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो सोशल ह्यूमन जोग्राफी की 6 फील्ड्स है: सोशल, अर्बन, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक। ओके, सो सब फील्ड्स भी हैं इनकी, और इनकी सब फील्ड्स देखो कैसे रिलेटेड हैं सोशल साइंसेज से। जैसे बिहेवियरल जोग्राफी है, जोग्राफी में भी हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं लोगों के, राइट। अभी हमने देखा कि बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। और साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी में भी तो हम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे परसीव कर रहा है, ये सब स्टडी करते हैं। अब कल्चरल जोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, सोसाइटीज़ के कल्चर को स्टडी करते हैं। जेंडर जोग्राफी, ठीक है। हिस्टोरिकल जोग्राफी, वो बेसिकली क्या हो गया, हिस्ट्री हो गई। अगर हम किसी भी जगह की हिस्ट्री को मतलब हिस्टोरिकल जोग्राफी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हिस्ट्री हो गई। तो इस तरह से जो जोग्राफी है, हम चाहे किसी भी सब फील्ड को ले लें। फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ये हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्स इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो पूरी जो फील्ड्स हैं ह्यूमन जोग्राफी की, जो सब फील्ड्स हैं, वो अदर सोशल साइंसेस से रिलेटेड हैं। So this is all about this chapter, and I hope you'll find this video informative, and thanks for watching and stay tuned. And I'll be uploading other subjects also, and for class 11th you can comment if you want videos on class 11th also. Okay, thank you so much and thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel.